गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, क्या हाल चाल? बढ़िया है। चलिए हम यहाँ पर पढ़ेंगे एक इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन, रिलेशन बिटवीन रियल डेप्थ एंड एपरेंट डेप्थ। कहने का मतलब ये है वास्तविक गहराई और आभासी गहराई में संबंध, ये हमें पढ़ना। देखिए, प्रकाश के अपवर्तन के कारण सघन माध्यम में स्थित वस्तु को अगर हम विरल माध्यम से देखते तो यह अपनी वास्तविक स्थिति से कुछ उठी हुई दिखाई देती है। ऐसा प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। ठीक, यहां पर ये डायग्राम देखेंगे। मान लीजिए कि ये वाटर या कोई भी सघन माध्यम है। ये माध्यम कैसा है? सघन माध्यम। ठीक, और ये ऊपर वाला माध्यम कैसा है? विरल माध्यम। ठीक, और अगर मान के चले कि कोई वस्तु यहां पर स्थित है सघन माध्यम, ये वस्तु है सघन माध्यम में स्थित, तो अब देखिए इस वस्तु से जब प्रकाश किरण चलेगी तो एक प्रकाश किरण ये जा रही है, ये प्रकाश किरण है। ये प्रकाश किरण कहां से कहां जा रही है? सघन माध्यम से विरल माध्यम। तो ये सीधी नहीं जाएगी बल्कि अभिलंब से क्या हो जाएगी? दूर हट जाएगी। ऐसे अभिलंब से दूर हट जाएगी। अच्छा, दूसरी प्रकाश किरण की बात करें तो क्योंकि प्रतिबिंब निर्माण के लिए हमें कम से कम 2 किरण लेना चाहिए, तो दूसरी प्रकाश किरण यहां से जा रही है ये, और ये इस सीमा पृष्ठ पर अभिलंबत आपतित हो रही है और ये बिना किसी विचलन के सीधे निकल। अब ये दोनों प्रकाश किरणों को जब हम पीछे की ओर बढ़ाते हैं, इसको जब हम पीछे की ओर बढ़ाया और इसको पीछे की ओर बढ़ाया तो ये इस बिंदु पर मिलती है। इसका मतलब ये है कि अगर मैं यहां से देखूं, इस वाले पॉइंट से देखूं, तो मुझे ये प्रकाश किरण यहां से आती हुई प्रतीत होगी। इसका मतलब ये बिंदु P का प्रतिबिंब कहां पे बन रहा है? P डैश पर बन रहा है। मतलब एक्चुअल में ये जो गहराई है, ये वाली गहराई, ये वास्तविक गहराई है H, और यहां से जहां पर प्रतिबिंब दिख रहा है तो ये आभासी गहराई है H डैश। अब देखिए, यहां से एक प्रकाश किरण चलेगी तो यहां पर जो कोण बनाएगी इसको कहते हैं आपतन कोण I। ये आपतन कोण है। अगर आप ध्यान से देखें तो ये वाली रेखा और ये वाली रेखा दोनों समांतर है, तो जितना कोण यहां पे बनेगा उतना कोण यहां पर भी बनेगा। ये एकांतर कोण है तो ये वाला कोण भी क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से जब ये वायु में अपवर्तित होगी अभिलंब से दूर हटकर, तो ये वाला कोण जो है वो आर है, तो ये वाला कोण भी कितना होगा? आर होगा, क्योंकि ये संगत। ठीक, तो हमें निकालना है वास्तविक गहराई और आभासी गहराई के बीच संबंध। मान लीजिए कि ये जो भी माध्यम है सघन माध्यम, उसका अपवर्तनांक जो है वो म्यू। ठीक, तो ध्यान देंगे यहां पर हम लिखेंगे, माना एक वस्तु, एक बिंदु वस्तु P सघन माध्यम में स्थित है। इसे विरल माध्यम से देखा जा रहा है। ठीक, बिंदु P से चलने वाली प्रकाश किरण, प्रकाश किरण कौन सी प्रकाश किरण है? PQ। ये PQ सीमा पृष्ठ पर
आपतन कोण आई से आपतित होती है तथा विरल माध्यम वायु में अपवर्तित होती है। ठीक, और क्यू आर दिशा में। ठीक, दूसरी प्रकाश किरण सीमा पृष्ठ पर अभिलंबवत आपतित होती है और बिना किसी विचलन के वायु में अपवर्तित होती है। ठीक, दोनों अपवर्तित किरणों को पीछे की ओर बढ़ाने पर बिंदु P डैश पर मिलती हैं। अतः बिंदु P का प्रतिबिंब P डैश पर बनता है। इतनी थ्योरी आपको लिखनी पड़ेगी 4 लाइन। ठीक, तब ध्यान देंगे यहां पर कोण PQN बराबर I बराबर आपतन कोण तथा कोण MQR बराबर R बराबर अपवर्तन। ठीक, अब ध्यान देंगे तब स्नेल के नियम से स्नेल के नियम अनुसार क्या होता है? स्नेल का नियम ये होता है म्यू। अब यहां से हम वहां जा रहे हैं तो मान के चलें कि ये वाटर है तो वाटर टू एयर क्या हो जाएगा? साइन आई अपॉन साइन आर। ये होगा साइन आई अपॉन साइन। ठीक, इस स्टेप को मैं, आप चाहो तो ये थ्योरी एक बार स्क्रीन पॉज करके नोट कर सकते हैं क्योंकि मैं यहां से ऊपर लेके चलूंगा। ठीक है, देख लीजिए एक बार। चलिए, हो गया। अब यहां ध्यान दें, हमने इसको यहां से अलग कर रहा हूं मैं, ध्यान देंगे। हमारे पास आया म्यू वाटर टू एयर, ये हो गया साइन आई अपॉन साइन आर। ठीक, तो म्यू वाटर टू एयर इक्वल टू साइन आई की वैल्यू अगर हम कोण के बारे में देखें तो पी क्यू एन, ये कोण जो है वो है पी क्यू एन और अपॉन साइन आर, तो साइन आर क्या है? ये वाला कोण है। ठीक है, एम क्यू आर, तो ये हो जाएगा एम क्यू आर। ठीक, परंतु कोण पी क्यू एन बराबर किसके है? ये देखिए पी क्यू एन, ये वाला कोण इसके बराबर, ये एकांतर कोण है, ये समांतर रेखाएं, तो ये कोण हो जाएगा क्यू पी ओ, ये हो जाएगा कोण क्यू पी ओ। दूसरा
एम क्यू आर देखिए, एम क्यू आर क्या है, एम क्यू आर ये वाला कोण ठीक इसके बराबर, मतलब क्या हो जाएगा, क्यू पी डैश ओ, तो ये हो जाएगा क्यू पी डैश ओ। अब ये वाले मान को हम यहां पर रख दें तो हो जाएगा म्यू वाटर टू एयर इक्वल टू साइन ये वाला कोण क्यू पी ओ अपॉन साइन कोण क्यू पी डैश ओ। साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस माने लंब बटे कर्ण। तो इस कोण के लिए लंब क्या हो जाएगा, ये वाला बड़ा वाला त्रिभुज, ये बड़ा वाले त्रिभुज की बात कर रहा हूं, तो इसके लिए लंब हो जाएगा ओ क्यू, तो लंब हो जाएगा ओ क्यू और बटे में कर्ण क्या हो जाएगा पी क्यू, तो ये हो जाएगा पी क्यू अपॉन क्यू पी डैश ओ, क्यू पी डैश ओ ये वाला त्रिभुज, तो इसका कोण के सामने वाली भुजा लंब, मतलब ये लंब कितना है लंब ओ क्यू, और कर्ण जो है वो हो जाएगा आपका पी क्यू, कर्ण हो जाएगा पी डैश क्यू। तो ये हमारे पास क्या आ गया, म्यू वाटर टू एयर इक्वल टू ओ क्यू अपॉन पी क्यू, और ये पलट जाएगा तो दिस इज पी डैश क्यू अपॉन ओ क्यू, ये ओ क्यू से ओ क्यू कट जाएगा, तो म्यू वाटर टू एयर दिस इज इक्वल टू पी डैश क्यू अपॉन पी क्यू, यहां से पी डैश क्यू बचा और यहां से पी क्यू बचा, ये आ गया। अब देखिए क्या ये दोनों किरणें हमारी आंख में प्रवेश कर सकती, नहीं कर सकती, और अगर दोनों किरणों को आंख में प्रवेश करना है तो ये वाला क्यू बिंदु ओ के अत्यंत निकट होना चाहिए, ठीक है। तो यहां पर हम चाहे तो लिख सकते हैं कि दोनों अपवर्तित किरणों को, अपवर्तित किरणों को आंख में प्रवेश करने के लिए, प्रवेश करने के लिए आवश्यक है कि Q टेंड टू O, Q कहां आना चाहिए, O के पास। अगर ये ऐसा हो जाएगा सॉरी, तब क्या हो जाएगा, PQ ये लगभग किसके बराबर हो जाएगा, PO के, एंड P डैश Q ये लगभग बराबर हो जाएगा P डैश O के। तो ये वाली वैल्यू को हम यहां पुट कर दें तो म्यू म्यू वाटर टू एयर इक्वल टू पी डैश क्यू, पी डैश क्यू की जगह क्या रख दूंगा, पी डैश ओ, पी डैश ओ अपॉन पी क्यू, पी क्यू की जगह पीओ, पीओ। अब यहां पर ध्यान देंगे पी डैश ओ क्या है, देखिए पी डैश ओ, पी डैश ओ जो है वो एच डैश क्या है, दिस इज इक्वल टू एच डैश अपॉन पीओ, पीओ क्या है, पी से ओ तक, ये क्या है, ये पूरी वास्तविक गहराई एच, तो ये आ गया अपने पास। इसका मतलब क्या है कि अगर आप ध्यान से देखें तो म्यू वाटर टू एयर जो है वो एच डैश अपॉन एच आ रहा है, परंतु प्रकाश के उत्क्रमणीयता के सिद्धांत से क्या कहता है, प्रकाश का उत्क्रमणीयता का सिद्धांत ये कहता है कि म्यू एयर टू वाटर ये होता है 1 अपॉन म्यू वाटर टू एयर, तो ये हो जाएगा म्यू एयर टू वाटर एंड दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन
वाटर टू एयर कितना आया है, वाटर टू एयर ये आया है, तो ये हो जाएगा H डैश अपॉन H। तो ये पलट के ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा H अपॉन H डैश। अब इसको केवल हम म्यू लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा म्यू इक्वल टू H अपॉन H डैश। ये होता है इस जो माध्यम है, इस माध्यम का जो अपवर्तनांक है, ये जो है ये इस माध्यम का जो अपवर्तनांक है, अपवर्तनांक 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 बराबर h मतलब वास्तविक गहराई और बटे h डैश मतलब आभासी गहराई। इस तरीके से ये संबंध आ गया वास्तविक गहराई और आभासी गहराई में संबंध। अब यहां पर ध्यान देंगे कि वस्तु का हमको उठाव निकालना है कि वस्तु कितनी उठी हुई है। तो देखिए यहां से यहां तक h है और यहां से यहां तक h डैश, तो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है ये वस्तु का उठाव कहलाएगा। वस्तु कितनी उठी हुई दिखाई दे रही, तो वस्तु का उठाव क्या होगा, वस्तु का उठाव मतलब एपरेंट शिफ्ट भी कह सकते हैं हम। तो ये हो जाएगा d बराबर, तो ये d है तो h में से h डैश को माइनस कर देंगे, तो h माइनस h डैश। तो d बराबर इन दोनों से अगर मैं h बाहर निकाल लूं तो यहां पर आ जाएगा 1 माइनस यहां पर आ जाएगा h डैश अपॉन h, ये आ जाएगा। अब अभी हमने पढ़ा है कि म्यू बराबर होता है h अपॉन h डैश, तो इसको पलट देंगे तो h डैश अपॉन h बराबर हो जाएगा 1 अपॉन म्यू। तो यहां वैल्यू रख देंगे तो d बराबर हो जाएगा h 1 माइनस 1 अपॉन म्यू। ये वस्तु का उठाव, वस्तु इतनी उठी हुई दिखाई देगी। तो इस तरीके से ये वास्तविक गहराई और आभासी गहराई में संबंध है और ये अपना वस्तु का उठाव। अब इससे जुड़ी हुई कुछ बातें जो जनरली बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती हैं। हमने क्या देखा कि म्यू का मान जो होता है वो h अपॉन h डैश होता है और वस्तु का उठाव क्या होता है, वस्तु का उठाव होता है d इक्वल टू h 1 माइनस 1 अपॉन म्यू। अब मान लीजिए कि बहुत सारे मीडियम है, जैसे मान के चलें हमारे पास एक मीडियम ये है, ये मीडियम है, इसका अपवर्तनांक μ1 है और इसकी ऊंचाई कितनी है h1 है। फिर यहां पर कोई दूसरा मीडियम है, ठीक है, ये दूसरा मीडियम है ऐसा, तो इसका अपवर्तनांक कितना है μ2 है और इसकी ऊंचाई कितनी है h2 या मोटाई भी कह सकती है। तीसरा कोई मीडियम और भी है, तीसरा ये मीडियम है, इसका अपवर्तनांक μ3 है और यहां पर ऊंचाई जो है वो h3 है। तो अगर हम यहां से देखते हैं ऊपर से और वस्तु यहां पर लास्ट वाले मीडियम के मतलब अंत में है, तो इसमें टोटल एपरेंट शिफ्ट या टोटल कितना उठाव होगा या इसकी आभासी स्थिति क्या होगी। तो ध्यान देंगे यहां से h डैश की अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा h1 अपॉन μ1 प्लस h2 अपॉन μ2, ठीक है, और प्लस h3 अपॉन μ3। और इसी तरीके से ये हमेशा जुड़ते चला जाता है। क्यों जुड़ता है, इसलिए जुड़ता है क्योंकि इस मीडियम में जो भी इसका प्रतिबिंब बनेगा वो अगले मीडियम के लिए वस्तु का कार्य करेगा, फिर इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो इसके लिए वस्तु का कार्य करेगा। तो टोटल जो है वो इस तरीके से जुड़ जाएगा। और टोटल उठाव की अगर हम बात करें d, तो ये हो जाएगा h1 1 माइनस 1 अपॉन μ1 प्लस h2 1 माइनस 1 अपॉन μ2 प्लस h3 1 माइनस 1 अपॉन μ3, 1 माइनस 1 अपॉन μ3 एंड सो। इस तरीके से ये टोटल उठाव का फार्मूला।
अब इसमें बोर्ड एग्जाम में कई बार इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि जैसे मान लीजिए कि आपसे कह दिया गया कि एक यहां पर तालाब है, तालाब के नीचे एक फिश मछली है ऐसा, ठीक है, और इसकी जो वास्तविक गहराई है मान के चले 40 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, और 40 सेंटीमीटर ऊंचाई पर यहां पर एक पक्षी जो है यहां पर बर्ड फ्लाई कर रहा है और इसकी ऊंचाई भी कितनी है 40 सेंटीमीटर। ये दोनों की वास्तविक स्थितियां। अब पक्षी जब मछली को देखेगा तो चूंकि मछली सघन माध्यम में है, और मैंने अभी आपको बताया कि सघन माध्यम में स्थित वस्तु को जब विरल माध्यम से देखा जाता है तो यह वास्तविक स्थिति से उठी हुई दिखाई देती है, लेकिन जब विरल माध्यम में स्थित वस्तु को सघन माध्यम से देखा जाता है तो ये वास्तविक स्थिति से दूर दिखाई देती। मतलब कहने का ये है कि जैसे कोई एरोप्लेन अगर फ्लाई कर रहा है और जो हम देखते हैं तो एक्चुअल में वो एरोप्लेन नहीं होता, वो एरोप्लेन की इमेज जो दूर हट के बनी, क्योंकि हम कहाँ हैं, सघन माध्यम। तो ठीक इसी तरीके से तो क्वेश्चन में इस तरीके का पूछा जाता है कि पक्षी और मछली, मछली की स्थितियां, में स्थितियां पूछता है। देखिए पक्षी जब मछली को देखेगा तो ये कहां दिखेगी, तो हम निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, तो म्यू इक्वल टू हो जाएगा एच अपॉन एच डैश। म्यू का मान वाटर के लिए 4/3, एच का मान 40 दिया है और एच डैश हमको निकालना, ठीक। तो ये आ जाएगा, देख लीजिए एच डैश बराबर हो जाएगा 40 और ये हो जाएगा 3/4, 4 से कैंसिल करेंगे ये 10 आ जाएगा, तो एच डैश जो है वो कितना आ जाएगा 30 सेंटीमीटर। मतलब पक्षी मछली को देखेगा, एक्चुअल में मछली है 40 पर लेकिन उसको कहां दिखेगी 30 सेंटीमीटर पर दिखेगी, उठ के दिखेगी, मतलब 10 सेंटीमीटर का उठाव आगे। अब ऐसे ही अगर अभी ये 40 पर है तो जब मछली मतलब पक्षी की आभासी स्थिति की बात करें, आभासी स्थिति किसके लिए, मछली के लिए, मछली के लिए वास्तविक स्थिति तो 40 पर। तो देखिए अब हमारा फार्मूला 1/μ हो जाएगा, क्योंकि सघन माध्यम से प्रकाश किरण जब विरल की तरफ जाती हैं तो म्यू लिए हैं, तो अब प्रकाश किरण कहां से आएंगी, विरल से, मतलब विरल माध्यम से कहां आएंगी, मछली की आंख तरफ आएंगी, मतलब सघन माध्यम की, तो उल्टा हो गया 1/μ और बाकी ये फार्मूला एच अपॉन एच डैश। तो यहां पर आ जाएगा 1/, ये हो जाएगा 4/3, ये एच डैश जो है मतलब एच कितना है 40 और एच डैश हमें निकालना। हम यहां पर एच डैश की वैल्यू निकालेंगे तो एच डैश बराबर कितना हो जाएगा 40 और इंटू में हो जाएगा 4/3। मतलब ये लगभग अगर आप ध्यान से देखें तो ये 160/3, तो 3 5 15, एक बचेंगे, ये लगभग 33। तो देखिए एच डैश कितना दिखाई दिया 53.33 सेंटीमीटर। एक्चुअल में पक्षी है कहां पर, पक्षी है 40 पर लेकिन दिखेगा कहां, 40 से दूर दिखेगा, जबकि मछली कहां पर 40 पर, कहां दिखेगी, उठ के दिखेगी। अब ऐसा भी नहीं होता कि जितना मछली का उठाव दिख रहा है उतना पक्षी का भी होना चाहिए, तो 50 आना चाहिए, ये देखिए ज्यादा आता है। तो ध्यान रखेंगे इस टाइप के छोटे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो कई बार इस टाइप का क्वेश्चन आता है कि मान लीजिए कि आपके पास मान लीजिए कि कोई ऐसा एक मान के चले ग्लास है, ग्लास की ये जो बॉटम पोर्शन है इसका अपवर्तनांक ग्लास का आपको मालूम 1.5 होता है, इसकी मोटाई वो दे देगा कि मान लीजिए कि 2 सेंटीमीटर है। फिर इसमें 2 अमिश्रणीय द्रव मतलब जो आपस में मिक्स नहीं होते
ये वाले द्रव भरे हुए हैं ए और बी, तो ए की ऊंचाई दे दिया 4 और बी की ऊंचाई दे दिया 6, और ए का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या म्यू का मान दे दिया 1.5, तो इसका होता है, इसका दे दिया मान के चले 1.6 और इसका दे दिया 1.8, इस टाइप से दे सकता हूं। और आपसे पूछेगा कि मान लीजिए कि ग्लास की यहां पर बॉटम में कोई स्क्रैच है और ये स्क्रैच ऊपर से देखने पर कहां दिखेगा, तो आप डायरेक्ट निकाल लेंगे फार्मूले से, d की वैल्यू h1 1 माइनस 1 अपॉन μ1 प्लस h2 1 माइनस 1 अपॉन μ2 और प्लस h3 1 माइनस 1 अपॉन μ3। इसमें μ1 μ2 और μ3 की वैल्यू जो दी है पुट कर देंगे और h1 h2 h3 की वैल्यू पुट करके कैलकुलेट कर देंगे तो आपको d की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो इस तरीके की ये वास्तविक गहराई और आभासी गहराई में संबंध। दैट्स ऑल, थैंक यू।